मैं मध्य प्रदेश का हूँ। टीकमगढ़ एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और मैं बॉम्बे आने का पहले कोई इरादा नहीं था, कुछ मुझे कोई प्लानिंग नहीं थी, फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी। बस वैसे ही जब मैं टीकमगढ़ में हुआ करता था तो अखबारों के लिए छोटी मोटी चीज़ें लिखता था, कभी संपादक के नाम पत्र, या मैं कार्टून्स बनाता था क्योंकि हमारे कम्युनिटी में, एक तेलंग कम्युनिटी में सुधीर तेलंग एक कार्टूनिस्ट हैं, काफ़ी उनका नाम है। तो एक हम लोगों को थोड़ा सा शुरू से शौक़ था कि हम भी कार्टून बनाएं, हम भी उनका जैसा नाम करें। तो मैं कार्टून बनाता था, तो वहाँ से फिर मैं धीरे धीरे अखबारों में भेजना शुरू किया। फिर किसी एक रिश्तेदार के हमारे यहाँ बॉम्बे में थे, बहुत बड़े दूर के रिश्तेदार थे, उनके घर के कोई यहाँ पे आने वाले थे, तो उन्होंने बोला कि आप उनको छोड़ आइए बॉम्बे। तो मैं उनको छोड़ने के लिए आया था यहाँ पे। और जब मैं यहाँ आया तो मुझे शहर की चकाचौंध और शहर की जो एक भाग दौड़ और मुझे बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि हम आमतौर पे अक्सर लोग जब छोटे शहरों से आते हैं तो बड़ा आरामदायक माहौल रहता है। आप आराम से बात करते हैं, कहीं सब्जी लेने जाते हैं तो आप बहुत देर तक सब्जी लेके लोगों से बातचीत करके आते हैं। तो मुझे यहाँ के शहर की जो गर्मी थी, शहर के का माहौल की, उस समय यहाँ पे न्यू ईयर चल रहा था तो थोड़ी सी रंगीनियत भी थी, बाज़ारों में रौनक थी, लोगों में फेस्टिव सीज़न था, तो काफ़ी चहल पहल थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा शहर। मन में वैसे ही मैं सोचता था कि यार काश मैं इस शहर में, मेरा कुछ नहीं हो पाएगा क्या? इतने सारे लोग हैं, इतनी भीड़ है, क्या इस भीड़ का हिस्सा मैं नहीं बन सकता? पता नहीं क्या, शायद बम्बई ने मेरी बात सुन ली है, क्या हुआ ऐसा कि मैं कार्टून साथ में लाया था, तो मैंने अखबार में वैसे ही यहाँ पे पोस्ट में भेज दिए। दोपहर 2 बजे दोपहर, उन दिनों अखबार निकलते थे, इवनिंग दस काफ़ी निकलते थे, हिंदी अखबारों की बाढ़ सी आई हुई थी उन दिनों। तो एक 2 बजे दोपहर करके अखबार था, हिंदी इवनिंग का था। मैंने उसमें कार्टून भेजे, उनको अच्छे लगे, उन्होंने मुझे बुलाया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है तो आप हमारे लिए बनाइए। तो मैं बनाने लगा। फिर वहाँ से उन्होंने मुझे जॉब ऑफ़र दे दी। मैंने रिश्तेदारों को यहाँ बोला, मैंने कहा भाई ऐसी ऐसी बात है, मुझे जॉब मिल गई है, मेरा रहने का ठिकाना तो है नहीं। उन्होंने बोला आप हमारे यहाँ रुक जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे रुक गया, मुझे एक ठिकाना मिल गया, आते ही मुझे नौकरी मिल गई। और 7 दिन बाद का जो मेरा रिजर्वेशन का, वापसी का रिजर्वेशन था, मैं गया वीटी स्टेशन, और हालांकि मैं सामान लेके गया, और मैंने सोचा कि अगर टिकट ये बिक जाएगा तो मैं वापस आ जाऊँगा बॉम्बे में, और अगर नहीं बिकेगा तो उसी ट्रेन में मैं बैठ जाऊँगा। तो एक सौभाग्य से एक यात्री मिल गए, उन्होंने मेरा टिकट खरीद लिया, और मैं इस तरह से बॉम्बे में रुक गया। और बॉम्बे में तब से फिर पत्रकारिता की, फिर छोटे अखबार थे, इसलिए वहाँ पे सब कुछ हमें ही करना पड़ता था। क्राइम रिपोर्टर भी आप ही थे, स्पोर्ट्स भी आप ही संभालते थे, फिल्म भी आप ही संभालते थे, सारी पेज भी हमें बनवाते थे, फ्रंट पेज भी हमें बनवाते थे। तो एक अच्छी खासी हमारी ट्रेनिंग हो गई शहर की, शहर में कैसे काम होता है, किस तरह के लोग यहाँ मिलते हैं। तो इस तरह से वहाँ से थोड़ी सी दिनों पत्रकारिता की, छोटी सी 1-1.5-2 साल। फिर उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बूम आ रहा था, टेलीविज़न चैनल धीरे धीरे बढ़ रहे थे, दूरदर्शन अपना थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज कर रहा था, नए प्राइवेट चैनल्स आ रहे थे। वहाँ से टेलीविज़न ग्रो हुआ तो उसके साथ साथ हम भी ग्रो हो गए। मैं 91 में आया था, और उसके बाद 92 में दंगे हो गए। तो मैं एक बार हिल गया, मैंने कहा मैं गलत शहर में तो नहीं आ गया। आते ही मेरे दंगे शुरू हो गए यहाँ पे, लेकिन धीरे धीरे फिर चीज़ें बनती गई, लेखन धीरे धीरे चलता लगा, रिपोर्टिंग हुई, फिर टेलीविज़न में आया, टेलीविज़न में डायरेक्शन में असिस्टेंट डायरेक्शन किया। मैं पहले प्लस चैनल, एक चैनल हुआ करता था, प्रोडक्शन हाउस हुआ करता था, जिसमें अमित खन्ना थे और महेश भट्ट जी दोनों साथ में थे पार्टनर। उसमें मैं ज्वाइन हुआ था। वो लोग मिर्च मसाला, चित्रहार, संगीत सितारे, ये सारे प्रोग्राम बनाते थे, तो मैंने उनको ज्वाइन किया एज असिस्टेंट डायरेक्टर। दूरदर्शन में हमारा मेन क्लाइंट था, तो सारे दूरदर्शन के लिए बनाते थे। फिर धीरे धीरे वहाँ से मैंने फिर कुछ दिनों ZTV में काम किया, ZTV में भी वही असिस्टेंट डायरेक्शन का काम किया। तो वहाँ पे मैं जो हम लोग, तो हमारा पोस्ट प्रोडक्शन का काम होता था, शूटिंग का काम होता था। वहाँ मैं राइटर्स का एक देखता था, हमारे यहाँ जो लिखने आते थे, मुझे नाम तो याद नहीं है, तो उनका मुझे देख के बड़ा अच्छा लगता था। भाई राइटर्स को मुझे लगता था कि यहाँ पे ज़्यादा आसान है, क्योंकि डायरेक्शन में, टेलीविज़न में शायद ज़्यादा काम है, और वहाँ पे पता नहीं नाम है या नहीं है, क्योंकि दूरदर्शन है, बाकी चैनल है, उनमें डायरेक्शन का तो खैर उतना काम रहता नहीं था।
तो मुझे लगा राइटिंग करना चाहिए। तो थोड़ा सा राइटिंग का कीड़ा शुरू से ही था और कुछ कर ही रहे थे राइटिंग में। तो फिर वहाँ से मैंने फिर नौकरी छोड़ के फ्रीलांस राइटिंग शुरू कर दी और वहाँ से मेरा प्योर राइटिंग का सफ़र शुरू हो गया। मैंने फिर मूवर्स एंड शेकर्स प्रोग्राम आता था सोनी टीवी पे, वहाँ से मैंने शुरुआत की। स्टार यार कलाकार उस समय हुआ करता था, वहाँ वो लिखता था मैं। तो नॉन फिक्शन का फिर मैं धीरे धीरे मैं काम करने लगा। फिर मूवर्स एंड शेकर्स के बाद कौन बनेगा करोड़पति आया, उसके लिए मैंने लिखना शुरू किया और 6वां सीज़न है, मैं अभी तक जुड़ा हूँ। नॉन फिक्शन एक ऐसी चीज़ है कि आप किसी एक के लिए लिख रहे हैं, होस्ट के लिए लिख रहे हैं। होस्ट की इमेज खुद, वो उसका खुद का प्रोग्राम होता है। अगर अमिताभ बच्चन जी हैं या शेखर सुमन हैं तो वो शेखर सुमन का शो है। तो ऑब्वियसली लोगों को दिमाग में ये आता है कि शेखर सुमन अगर बोल रहे हैं तो शेखर सुमन ही अपने विचार व्यक्त कर रहे होंगे, इसलिए राइटर्स थोड़े से उसमें बैकसीट पे आ जाते हैं। लेकिन नॉन फिक्शन में जो भी शो, अगर आप कोई गेम शो है तो गेम पार्ट छोड़ के हर चीज़ स्क्रिप्टेड होती है। आप उसमें शुरुआत करते हैं, उसका एक एंड होता है, एक मिडल होता है। बस ये है कि उसका कंटेंट थोड़ा सा अलग होता है। बाकी एंगर्स जो बोलते हैं, जो भी लाइंस हैं या इंटरेक्शन है, उनके आइडियाज़ होते हैं, उनकी लाइंस लिखना, ये पूरा नॉन फिक्शन में आता है। ये सारी नॉन फिक्शन राइटिंग कैसे हो, इस पे आज तक कुछ भी सोर्स अवेलेबल नहीं है। ये आपको खुद उसकी जो एंकर है उसकी पर्सनैलिटी है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसके हिसाब से आपको जज करना पड़ेगा कि वो क्या बोलता है, उसकी भाषा क्या है, ये थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है। अगर शेखर सुमन के लिए मैं लिख रहा हूँ तो शेखर सुमन किस स्टाइल में बोलते हैं, मैं उनको अमिताभ बच्चन का स्टाइल नहीं दे सकता। यदि अमिताभ बच्चन अगर बोल रहे हैं तो मैं उन्हें किसी और का स्टाइल नहीं दे सकता। उनकी बोली के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है, वो किस तरह से भाषा उनकी क्या है, वो बात कैसे करेंगे, ये रिसर्च करना पड़ता है। मुझे एक अच्छी बात याद आ रही है कि जब मैं शुरुआत कर रहा था कौन बनेगा करोड़पति की, तो राइटर्स में एक अक्सर थोड़ी सी एक भाषा को लेके थोड़ी सी लापरवाही होती है लिखते समय, कि कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे वाह और बा का फ़र्क बहुत ज़्यादा लिखते समय कोई राइटर उतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसको लगता है कि एंकर तो ये अपने आप कर ही लेगा, खुद ही बोल लेगा। मुझ में भी वही थोड़ी सी एक आदत थी कि ठीक है इतना तो कर ही लेंगे बच्चन साहब। एक दिन हो गया, उन्होंने बताया भाई ये यहाँ पे वाह है, इसको अच्छे से करो, इसको क्या कॉमा लगाओ, उसको फुल स्टॉप लगाओ। ठीक है, मैंने थोड़ा सा अनसुना कर दिया। फिर दूसरे दिन बोला, तीसरे दिन बोला। जब चौथे दिन भी कुछ सिमिलर टाइप की गलतियाँ हुई तो फिर वो बोले कि देखिए ऐसा है, अगर आप आज की गलती आज ठीक नहीं करेंगे तो ये आपकी आदत बन जाएगी, और गलती सुधारी जा सकती है आसानी से, लेकिन आदत बदलने में बरसों लग जाते हैं। वो एक डायलॉग जिस तरह से फिल्मों में और हमारे सोफ्ट में जो म्यूज़िक के साथ आता है, डैन डैन डैन, वो जो डायलॉग मेरे सामने आया, और तब से मुझे ज़िंदगी में ऐसा लगा जैसे किसी ने लाइंस तो ठीक है, ये राइटिंग तो ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लगता है ज़िंदगी की सीख दे दी हो। ये हर फील्ड में ये बात है कि आप गलती करें, अगर उसको वहीं पे सुधार दें तो वो ठीक हो जाती है, लेकिन अगर आप रोज़ रोज़ वही गलती करेंगे और वो आदत बन जाएगी तो आदत बड़ी मुश्किल से छूटती है, और या फिर छूटती नहीं है। ये मुझे उनका एक केबीसी की मैं देन मानता हूँ अपने आप को, कि ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मोटो मुझे दे दिया है। कि नॉन फिक्शन में नॉर्मली शोज़ होते हैं, शोज़ किसी एक सब्जेक्ट पे ही होते हैं, एक विषय पे होते हैं। आप वहाँ पे आपके पास ना तो कोई कैरेक्टर्स होता है एक्स्ट्रा, ना कोई स्क्रीन प्ले कोई और होता है, ना स्टोरी आप घुमा सकते हैं। अगर एक म्यूजिकल शो आप लिख रहे हैं तो, और 21 हफ्तों का अगर वो म्यूजिकल शो है तो 21 हफ्ते तक कंटेंट एक ही है। ऐसे में राइटर के सामने सबसे बड़ी चुनौती जाती है कि वो क्या लिखे, रोज़ हर रोज़ नया क्या लिखे, हर हफ्ते नया क्या लिखे। एक बार आपने म्यूज़िक के ऊपर लिख दिया, एक बार आपने म्यूज़िक से फ़ायदे के ऊपर लिख दिया। वहाँ पे राइटर्स की जो कुशलता है, उसका गुण है, उसने जो पढ़ा है, उसने जो एक्सपीरियंस किया है, वहाँ पे वो सब आता है। लेकिन फिर सब कंटेंट जो होता है हर शो का, जो शेखर जी बोलेंगे या बच्चन साहब बोलेंगे जी, उसकी विचारधारा कहाँ से आती है? देखिए विचारधारा, मूवर्स एंड शेकर्स की अगर मैं बात करूँ, अगर शेखर सुमन का प्रोग्राम था उसकी बात करूँ तो वो एक ऐसा शो था जहाँ पे जो न्यूज़ बेस्ड था, जहाँ पे न्यूज़ तरह तरह की रोज़ आपको अखबारों में नई नई चीज़ें मिलती रहती हैं, उस पर आप लिखते थे। बच्चन साहब है, कौन बनेगा करोड़पति है, उसमें लेखन है सिर्फ बीच का जो गेम शो होता है, वो गेम अपने आप जो चलता है, जिस तरह से लोग बात करते हैं, वहाँ पे सब कुछ बच्चन साहब के हाथों में होता है। हमारा काम होता है, मेरा काम जो उसकी शुरुआत करना और एंड करना। शुरुआत में वो चर्चित इसलिए हुई कि शुरुआत में हमने एक नई स्टाइल रखी कि हम बच्चन साहब चूँकि जो बोलते हैं लोग उनको सुनते हैं,
और वो लोग मानते भी हैं, फॉलो भी करते हैं, और जो बोलते हैं उसमें वजन भी होता है। तो हमने ये शुरुआत की कि क्यों ना हम कुछ ऐसी चीज़ बोलें जो लोगों को अच्छा लगे, थॉट ऑफ द डे हो, ज़िंदगी की कुछ अच्छाइयाँ उसमें हाईलाइट हों। तो हमने कौन बनेगा करोड़पति में वो विचारधारा आती है कि हम आज नया विषय क्या लें जिससे लोगों को अच्छा लगे, थोड़ी सी फ्रेशनेस महसूस हो, उनको प्रेरणा मिले। ये केबीसी की विचारधारा है। मूवर्स एंड शेकर्स में हम लोग न्यूज़ पे बेस्ड था। अवार्ड फंक्शन है, उसका एक थीम होती है कि अगर आप 100 ईयर्स ऑफ इंडियन सिनेमा कर रहे हैं तो उसके ऊपर आप सारे, आपके होस्ट सारा वही बोलेगा, उसके ऊपर जोक्स होंगे, उसके ऊपर सीरियस बात होगी, उसके ऊपर हम जो हमारे पुराने स्टार्स हैं उनके बारे में हम बोलेंगे। तो इस तरह से सारा एक थीम अपने आप हम लोग एक डिसाइड कर लेते हैं कि इस बार हम ये थीम लेने वाले हैं, और उसी के आसपास हम, उसी के इर्द गिर्द हम लिखते रहते हैं। अलग अलग एक्टरों के साथ आप अलग अलग अपने आप को बदलते हैं जी, यानी उन्हीं की भाषा आप बोलने लगते हैं। बिल्कुल रिक्वायरमेंट है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा कि जो होस्ट कर रहा है वो होस्ट किसी और की भाषा बोल रहा है। मैं अगर इसको सरल शब्दों में बोलूँ कि नॉन फिक्शन राइटिंग क्या है, जो होस्ट बेस्ड शो है, पहले ज़माने में एक चिट्ठी लिखवाने की प्रथा हुआ करती थी। जब गांव में औरतें जब अपने पतियों को चिट्ठी लिखती थी, वहाँ पे शहर में गए होते, तो पोस्टमैन वो चिट्ठी लिखता था, पोस्टमैन से लिखवाती थी वो चिट्ठी कि इसका जवाब दीजिए। अब क्या होता था, वो पोस्टमैन ऐसी चिट्ठी लिखता था कि पति को ऐसा लगता था कि ये पत्नी ने ही लिखी है, वो पोस्टमैन की चिट्ठी नहीं होती थी। उसको लगता है ये पोस्टमैन, मुझे लगता है कि वो नॉन फिक्शन राइटिंग का जो सबसे पहला राइटर था वो पोस्टमैन था, क्योंकि वो लिखता था तो पति को ऐसा लगता था कि यार सही में मेरी पत्नी ने लिखी, क्योंकि पत्नी का प्यार होता था, पत्नी की भाषा होती थी, वो पोस्टमैन की भाषा नहीं होती थी। बस हम लोग वही पोस्टमैन हैं जो अलग अलग पत्नियों के लिए लिख रहे हैं, ताकि पति जो हमारी ऑडियंस है उनको लगे कि हाँ यार ये भाषा शेखर सुमन की है, या ये भाषा अमिताभ बच्चन की है। अगर मैं अपनी भाषा उन्हें देता हूँ तो शो पे जब वो बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि यार ये राइटर की भाषा बोल रहे हैं। और जो राइटर ये ऐसा नहीं कर पाता है, वो एंकर भी, वो होस्ट भी फाइनली ऐसा लगता है कि ये किसी और की भाषा बोल रहा है, ये खुद नहीं बोल रहा है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही हो जाता है कि हमें अपनी राइटिंग को, अपनी पर्सनैलिटी को जीरो करके उस आदमी जैसा लिखना पड़ता है, वो आदमी जो सामने पर्दे पे है, क्योंकि आखिर लोग चेहरा उसका ही देख रहे हैं। इसमें मुझे जहाँ तक हमारा सवाल है, एंकर और राइटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर की राइटिंग में उतनी भूमिका नहीं होती। हाँ, एक ओवरऑल थीम सब लोग बैठ के डिसाइड करते हैं कि जो बेसिक चीज़ें हैं, जो फिक्स हैं, जो बदलने वाली नहीं है शो के दौरान, वो पहले लिखी जाती हैं। जैसे अगर आप कौन बनेगा करोड़पति की बात करें तो पहली बिगिनिंग एक फिक्स होती है कि बच्चन साहब आएंगे, उनमें आज थॉट ऑफ द डे या कुछ इस तरह से अपना एक्सपीरियंस है, कुछ इस तरह से बात करेंगे। उसके बाद फिर गेम को शुरुआत करेंगे। तो गेम जो शुरुआत होता है वहाँ पे पहले से कुछ डिसाइड नहीं होता है। पहले सारा गेम जो उस समय जैसा हो रहा है वैसा वो बच्चन साहब खुद कंडक्ट करते हैं। उसके बाद फिर एंड होता है। एंड में एक अच्छी सी बात, कुछ छंद हो गया, कविताएं हो गई, कुछ अच्छी सी बात हो गई, बाय बाय साइन ऑफ कुछ चीज़ हो गई, तो वो वहाँ पर हो। अदरवाइज स्टैंड अप की यहाँ पे बहुत संभावनाएं हैं, लोगों को बड़ा मज़ा आता है। राजनेताओं पे कमेंट अगर आप करते हैं तो स्टैंड अप शो में एक जनता को एक आवाज़ मिल जाती है कि वो मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, जो गालियाँ मैं डायरेक्ट नेता को नहीं दे पा रहा हूँ, वो स्टैंड अप कॉमेडी के माध्यम से जो मेरा एंकर है वो कर रहा है। एक लोगों की भड़ास निकल जाती है। मैं समझता हूँ कि ऐसे शो बहुत आने चाहिए। और बाकी कॉमेडी का जहाँ तक सवाल है, मुझे पर्सनली जो थोड़ी सी सेक्सुअल कॉमेडी होती है या डबल मीनिंग कॉमेडी होती है, मैं थोड़ा सा उनसे परहेज करता हूँ। नो डाउट फनी होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन मैं पर्सनली, मुझे वो पसंद नहीं है। मैं वो थोड़ा सा मैं स्तर बनाए रखना चाहता हूँ कॉमेडी का। नॉन फिक्शन में बहुत लिमिटेड फील्ड है। आपको लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज आपके पास विषय कम है, वहाँ पे आपके पास कैरेक्टर्स नहीं हैं, वहाँ एक ड्यूरेशन फिक्स है। अगर एक लिंक्स हैं तो बहुत ज़्यादा 10 या 12 या 30 सेकंड या 40 सेकंड की लिंक से ज़्यादा होती नहीं है। नॉन फिक्शन में फिल्मों में एक बहुत बड़ा संसार है जहाँ पे आप कहीं भी घूम सकते हैं, कोई भी कैरेक्टर आप क्रिएट कर सकते हैं, कहानी को कहीं भी मोड़ सकते हैं। आपके पास फ्रीडम है, आपको जहाँ जाना चाहें आप वहाँ जाएँ। नॉन फिक्शन में ये फ्रीडम नहीं मिल पाता है। ठीक है, मेरी जो रिलीज़ हुई हैं वो हुई 2009 में अजय प्रेम की गज़ब कहानी, जिसमें मैंने स्क्रीन प्ले डायलॉग्स लिखे थे। राजकुमार संतोषी की फिल्म है वो मेरी फिल्म थी और ठीक ठाक बिजनेस किया था उसने। फिर मेरी एक अभी एनिमेशन फिल्म आई थी अर्जुन द वॉरियर, उसमें मैंने डायलॉग्स लिखे थे। तो
ये मेरे 2 फिल्में रिलीज़ हैं। बाकी अभी फिल्में हैं जो अभी फ्लोर पे जाएंगी, तो बहुत जल्दी होगी अभी उनके बारे में बातचीत करना। देखिए, नॉर्मल मैंने कोशिश की कि फिल्मों से संबंधित जितनी भी किताबें हैं, जितनी जो अवेलेबल नेट पे लिटरेचर है, मैं उनको फॉलो करूं, उनसे उसी को एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3 पे मैं फॉलो वो चीज़ उस फॉर्मेट में मैं लिखूं। बट क्या होता है कि आपकी जब फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई हो तो आपको उस तरह की सीमाओं में बंधना आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। आपको लगता है कि बहुत किसी ने पहले से बांध दिया कि भाई एक कमरा से आप आगे मत जाइए। लेकिन चूंकि आपको राइटिंग की समझ आ जाती है या आप राइटर हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस से, लिखने से, तो अगर आप अपनी राइटिंग देखेंगे तो आपने भले वो स्ट्रक्चर पढ़ा नहीं हो, लेकिन आपकी राइटिंग एग्जैक्ट उसी स्ट्रक्चर में ही आएगी। हो सकता है आपको ग्रामर पता नहीं हो, लेकिन आप जब लिखेंगे, अगर आपको राइटिंग समझ है, आपने फिल्मों से इस तरह की ट्रेनिंग ली है या फिल्में देख देख के आप बड़े हुए हैं, या आपको लगता है कि आपने ज़िंदगी से सीखा है, तो आपका स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली वैसे ही आ जाएगा। शोले मुझे नहीं पता जावेद साहब और इन लोगों ने कितनी ट्रेनिंग ली होगी, लेकिन अगर आप उनकी पुरानी फिल्मों को डिकोड करें अगर, तो आपको लगेगा कि बराबर वही स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है जो नॉर्मल हम लोग पिक्चरों में, हॉलीवुड पिक्चरों में या बुक्स में जो सुझाया जाता है कि ये एक्ट 1 है, यहाँ तक ये होना चाहिए, यहाँ से प्लॉट लाइन चेंज होना है, वो उसी में ही आएगी आपकी। वो आप अपने आप उस स्ट्रक्चर में लिखेंगे, ये आपको अनुभव से ये चीज़ पैदा हो जाती है। लोग अक्सर बोलते हैं कि राइटर्स नहीं है। पहले मैं मानता था कि राइटर्स नहीं है, नहीं, राइटर्स बहुत ज़्यादा हैं। पहले मैं ये मानता था कि राइटर्स बहुत ज़्यादा हैं। हर आप देखेंगे, आप एसोसिएशन के जब चुनाव होते हैं तो इतने लोग वोटिंग करने आते हैं, समझ में नहीं आता कि राइटर्स कहाँ हैं, कहाँ पे काम कर रहे हैं, लोग क्यों बोल रहे हैं कि राइटर्स की कमी है। बाद में मुझे समझ में आया कि वाकई राइटर्स नहीं है, क्योंकि जो राइटर बनने आए हैं, दरअसल जो राइटर इस समय हैं, वो या तो एक्टर बनने आए थे ज़्यादातर, या डायरेक्टर बनने आए थे। ये दोनों चीज़ नहीं बनी तो उन्होंने कहा चलो राइटर तो ठीक है, राइटिंग आसानी चीज़ है, तो राइटर, इसलिए वो राइटर बन गए। टाइम भी प्रॉब्लम ये हुआ, यहाँ से गड़बड़ी शुरू हो गई। आप अगर देखें कि बहुत सारे राइटर्स हैं जो राइटर नहीं हैं, और जो प्योर राइटर बनने आए थे, जिनका एक्टिंग से, कैमरा से जो शर्माते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है, या उनको डायरेक्शन का कोई शौक नहीं, वो राइटर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो राइटर अच्छे लिख रहे हैं, उनको लगातार काम मिल रहा है। और इस तरह के जो टाइम बीइंग के लिए, चलो जब तक रोल नहीं मिल रहा है मैं राइटिंग करता हूँ, 2 शो लिख लेता हूँ, वहाँ पे गड़बड़ी है, वहाँ पे राइटर आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन जो राइटर आ रहे हैं वो एटलीस्ट उन्हें ज़िंदगी की समझ है, उन्हें राइटिंग की समझ है, और जो पैशन होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका पैशन एक्टिंग है और आप सिर्फ मजबूरी में राइटिंग कर रहे हैं, तो वो राइटिंग में वो बात नहीं आएगी। इसलिए राइटर्स की कमी हमें हमेशा महसूस होती रहेगी। नॉन फिक्शन राइटर मैं बिल्कुल नाम लेना चाहूँगा, अरशद सैयद हैं जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, अरशद सैयद हैं। फिर किरण कोतरियाल हैं जो काफ़ी अच्छा लिखते हैं और बहुत सक्सेसफुल राइटर हैं। अरशद बहुत सक्सेसफुल राइटर हैं। नए राइटर्स में राहुल है, वरुण है, एक राहुल पटेल, वरुण ग्रोवर, और रेशु नाथ करके एक लड़की है जो काफ़ी, ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं ये। लेकिन कॉमेडी सर्कस मुझे लगता है कि बहुत बड़ा टफ टास्क है राइटिंग के हिसाब से। हालांकि उस राइटिंग में पर्सनल तौर पे मैं उस तरह की राइटिंग पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन सक्सेसफुल शो है और रोज़ इस तरह की चीज़ें लिखना बहुत बड़ी बात है। आप ऑब्जर्व करें, ज़िंदगी आपको अपने आप हर चीज़ सिखाती है, आपकी ट्रेनिंग वहीं से हो जाएगी। आप देखें, आप आसपास बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सिखाती हैं, उन चीज़ों में से आप बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। ये सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन है, सबसे बड़ी ट्रेनिंग वही है। वहीं पे ही आपकी सारी बेसिक ग्राउंड वर्क आपका वहीं हो जाएगा। अगर वहाँ आप आते हैं तो भाषा और स्टाइल, ग्रामर, वो आप धीरे धीरे सीख सकते हैं। वो आपको सिखाने वाले कई मिल जाएंगे, लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन सिखाने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा, आपको खुद ही ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और चूँकि यहाँ इसकी ट्रेनिंग नहीं है, इस तरह की नॉन फिक्शन राइटिंग की ट्रेनिंग नहीं है, तो ये सारा हम लोगों पे जिम्मेदारी आती है जो इस समय लिख रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन पे जिम्मेदारी आ जाती है कि वो अपने आप अपने हाथ के नीचे कम से कम 3-4 राइटर ऐसे इंडस्ट्री को दें, ताकि आप जब काम करने लगें या जब आप सिलेक्टिव काम करने लगें तो राइटर्स की कमी ना हो जाए इंडस्ट्री में। मैं वो काम कर रहा हूँ, मैं ट्रेन कर रहा हूँ लोगों को, और जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं प्रमोट करता हूँ एक नॉन फिक्शन राइटिंग की ट्रेनिंग। ये चूँकि मेरे पास बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मेरे पास साधन उस तरह के नहीं है ट्रेनिंग देने के, तो मैं इसको ऑनलाइन फ्री राइटिंग में मैं कर रहा हूँ। मैं 20 लोगों को सिलेक्ट करूँगा या 15 लोगों को सिलेक्ट करूँगा, उनको मैं ऑनलाइन करीब 3 महीने ट्रेनिंग दूंगा। आप मुझे अपनी स्क्रिप्ट भेजिए, मैं उसमें बताऊंगा, मैं उसमें पूरे एक एक लाइन पे एक टिप्पणी दूंगा कि यहाँ पे आप ये गलत हैं, इस तरह का शो है तो इस तरह की चीज़ राइटिंग होगी,
ये मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे ईमेल से, ताकि उनका भी कोई खर्चा ना हो, उन्हें कोई एंट्री फीस नहीं देना पड़े, उन्हें कोई चीट ना करे, और मैं पर्सनली उस स्क्रिप्ट पे मैं बात करूंगा और उस पर फ़ोन पे, और उनको जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं किसी इंस्टीट्यूट में क्लासेस अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनको ईमेल के द्वारा 20 लोगों को ये मैं ट्रेनिंग दूंगा। ये मेरा पर्सनल लेवल पर ये मैं करना चाहता हूँ। बिल्कुल नॉन फिक्शन में अच्छी बात ये है कि अब अच्छा पैसा मिल रहा है, और इसका थोड़ा सा श्रेय मैं लेना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं आया था यहाँ पे इंडस्ट्री में, जब नॉन फिक्शन मैंने स्टार्ट किया था, तो काफ़ी कम लोगों को पेमेंट किया जाता था। उस समय बहुत ज़्यादा फीस, नॉन फिक्शन राइटर को पहली बात तो कोई राइटर मानने को ही तैयार नहीं था, तो इसलिए थोड़ी सी पैसे देने में भी थोड़े से प्रोड्यूसर हिचकिचाते थे। धीरे धीरे सिनेरियो चेंज हुआ, लोगों को लगा, इम्पोर्टेंस नज़र आई, और जब बड़े शो आए, बड़े स्टार्स जब आने लगे टेलीविज़न में, तो लोगों को समझ में आया कि नहीं, अब राइटिंग में हमें पैसा डालना पड़ेगा, और वहाँ से थोड़ी सी एक बदलाव आया और लोगों ने पैसे देने शुरू किए, और उसमें फिर राइटर्स के ऊपर भी थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ गई कि आप पैसा ज़्यादा मांगिए लेकिन अच्छा काम करिए। और उसका थोड़ा सा मैं क्रेडिट लेना चाहूँगा कि मैंने थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर में बढ़ावा करवाया है, और आज जो लोग नॉन फिक्शन में जो लोग अच्छा कमा रहे हैं और उनको बहुत अच्छा मिल रहा है, और लोग उनको रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, लोग पैसा भी दे रहे हैं।